हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सार्क। आज हम सार्क संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सार्क संगठन के उद्देश्य क्या है, सार्क संगठन का महत्व क्या है। तो आज हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सार्क क्या है। ठीक है, सार्क जो है वो एक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रीय सहयोग का संगठन है। ठीक है, सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क। ठीक है, सार्क में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सार्क है उसमें कितने देश शामिल हैं। सार्क में 8 देश शामिल हैं। ठीक है, पहला है अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, ये 8 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, आप इनकी लोकेशन भी याद कर सकते, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। ये हमारा इंडिया है, देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, ये 8 देश शामिल है सार्क में। ये जो सारा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं दक्षिण एशियाई का क्षेत्र। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दिया गया है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ठीक है, कितने देशों का है? 8 देशों का ये संगठन है। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना जो थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसकी स्थापना को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान दोबारा की गई थी। ठीक है, पहले 7 देशों ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद से जो अफगानिस्तान है वो बाद में जुड़ा था इससे। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी वो ढाका में यानी कि बांग्लादेश में शिखर सम्मेलन में की गई थी। बांग्लादेश में एक जगह है ढाका, वहां पर एक शिखर सम्मेलन हुआ था इन सारे देशों का, तो उस टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसी शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। सार्क की स्थापना की जो पहल वो की थी बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान। जिया उर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हमें एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना करनी चाहिए। तो उनके ही कहने पर सार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, किनके कहने पर? जिया उर रहमान ने सार्क की स्थापना के लिए पहल की थी, आपको याद रखना है। 2008 में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया था। जो अफगानिस्तान है वो स्थापना के टाइम पर इसमें शामिल नहीं था। अफगानिस्तान को 2008 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो सार्क के जो सदस्य देश हैं वो है 8। ठीक है, सार्क से यह अपेक्षा की गई थी कि क्षेत्रीय सहयोग का विकास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होगा। जो सार्क है उससे यह अपेक्षा की गई थी कि जो क्षेत्रीय सहयोग है और क्षेत्रीय सहयोग का जो विकास होगा, ठीक है, वो आर्थिक क्षेत्र में होगा, सामाजिक क्षेत्र में हो और सांस्कृतिक क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्रों में होगा। ठीक है, ये सार्क से अपेक्षा की गई थी। सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू यानी कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में इसका मुख्यालय है। नेपाल में एक जगह है काठमांडू, वहां पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू यानी कि नेपाल में। ठीक है, इसके शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी वो बांग्ला के जो राष्ट्रपति थे वो थे HM इरशाद ने की थी। ठीक है, इसका जो 1985 में जब इसकी स्थापना हो गई उसके बाद इसका जो सबसे प्रथम
इसका जो सबसे पहला प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर थे एच.एम. इरशाद। इन्होंने ही पहले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भारत की जो अध्यक्षता की थी वो उस टाइम पर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगठन के कार्य क्षेत्र, यानी कि जो हमारा जो सार्क है, सार्क संगठन है, उसके कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, क्या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो कार्य करता है। ठीक है, तो पहला है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, यानी कि जो मानव संसाधन जो विकास है और जो पर्यटन यानी कि जो टूरिज्म है उस पर ये काम करता है। ठीक है, कि इन सब का विकास कैसे करना है, इनका विकास कैसे करना है, इनको और अच्छे तरीके से कैसे विकसित करना है, ये सारा कुछ सार्क देखता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण विकास। जो भी इस संगठन में शामिल हैं 8 देश, उनकी जो कृषि है और जो ग्रामीण विकास है उन पर ध्यान देना कि कृषि का विकास कैसे करें। ठीक है, और जो ग्रामीण विकास है, क्योंकि जो इसमें जो सदस्य देश जो शामिल हैं वो ज़्यादातर गांव की आबादी वाले देश शामिल हैं, जैसे कि श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। ये जो सारे जो देश इसमें जो शामिल हैं वो कैसे देश हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि होती है, बहुत ज़्यादा गांव है यहाँ पर। तो ये जो ग्रामीण विकास है, ठीक है, इसको कैसे करना है इस पर भी ये सार्क काम करता है। ठीक है, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी। आज के टाइम पर जो पर्यावरण है वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, पर्यावरण को कैसे हम साफ सुथरा रखें, प्रदूषण से उसको बचाएं। ठीक है, तो ये पर्यावरण पे भी काम करता है। प्राकृतिक आपदा यानी कि जो प्रकृति से आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, आंधी हो गए, तूफान हो गया, बाढ़ हो गई। तो जो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे कैसे निपटारा पाना है, उनसे कैसे छुटकारा पाना है, अगर आती हैं तो उनको कैसे किस तरीके से हैंडल करना है, इस पर भी ये कार्य करता है। ठीक, और बायोटेक्नोलॉजी पर भी ये कार्य करता है। नेक्स्ट है आर्थिक और व्यापार एवं वित्त। आर्थिक यानी कि देखिए ये जो सारे जो देश हैं वो पिछड़े हुए ही देश इसमें शामिल है, जैसे कि भारत ले लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। ये जो देश हैं वो काफी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति जो है वो सही नहीं है। ओके, अब तो खैर बहुत काफी सही हो चुकी है, लेकिन जब इसका जो निर्माण हुआ था, इसकी संगठन की जब स्थापना हुई थी, उस टाइम पर आर्थिक स्थिति जो थी वो इन देशों की बहुत बेकार थी। इसीलिए जो आर्थिक है कि आर्थिक विकास कैसे करना है, ठीक है, उस पर भी ये कार्य करता है। व्यापार कैसे करना है, ठीक है, व्यापार किस किस चीज़ों का व्यापार करना है, किस तरीके से करना है, व्यापार में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी लानी है ताकि और अच्छे से व्यापार कर सकें। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पर भी ये कार्य करता है। सामाजिक मुद्दे, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, उनका भी ये निपटारा करता है, उन पर भी ये कार्य करता है। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ठीक है, इस पर भी ये काम करता है कि जो ये सारे जो देश हैं वो पिछड़े हुए हैं, विकसित नहीं है इतने ज़्यादा, और ये जो सारे देश हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, तो गरीबी को कैसे हटाएं, गरीबी का कैसे उन्मूलन करें, इस पर भी ये कार्य करता है। ऊर्जा पर, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। परिवहन को कैसे विकसित करना है, नए परिवहन कैसे लाने हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भी ये कार्य करता है। नेक्स्ट है शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति और अन्य। शिक्षा पर, क्योंकि ये जो सारे जो देश हैं, ठीक है, इनमें जो थी वो शिक्षा प्रणाली जो है वो इतनी ज़्यादा सही नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए इन देशों में कैसे शिक्षा, सबको शिक्षित करना है, कैसे शिक्षा का विस्तार करना है, उसको विकसित करना है, इस पर भी ये कार्य करता है। सुरक्षा एवं संस्कृति, सुरक्षा की सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आतंकवाद है। ठीक है, आतंकवाद से कैसे सुरक्षा करनी है इन देशों की, और संस्कृति, और कई और भी हैं जिन पर ये कार्य करता है, लेकिन ये जो सारे जो पॉइंट हैं ये बहुत ही मेन पॉइंट है जिन पर ये सार्क संगठन कार्य करता है।
नेक्स्ट टॉपिक है सार्क का उद्देश्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो सार्क है उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, हर संगठन का उद्देश्य होता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन यापन की गुणवत्ता में सुधार करना। दक्षिण एशिया के जो लोग हैं उनका कल्याण करना और उसको बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना कि लोग जो रह रहे हैं उनका जीवन कैसा है उसमें सुधार करना, उनको शिक्षा प्रदान करना, आर्थिक रूप से समृद्धि देना, उनको सामाजिक प्रगति करना, उनका जो भी जीवन है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना। इस क्षेत्र में यानी कि मतलब जो दक्षिण एशिया है, 8 ये जो देश है जिसमें शामिल है, उन देशों में आर्थिक वृद्धि करना, सामाजिक प्रगति लाना, सांस्कृतिक विकास करना और उनमें तेजी लाना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और यहाँ के जो सभी जो व्यक्ति हैं उनको गरिमापूर्ण यानी कि बहुत अच्छे से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है और उनकी क्षमताओं का आकलन करना है। मतलब कि उनकी क्षमताएं क्या है, उनमें क्या क्या टैलेंट है, जो वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी क्षमताओं का आकलन करना यानी कि उनको देखना परखना, ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना। दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं उनके बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता मतलब कि जो सारे जो 8 सदस्य देश इसमें शामिल हैं वो सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर रहें। ठीक है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, उसको बढ़ावा देना और उसको मजबूत करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना यानी कि जो सार्क के जो 8 सदस्य देश हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उनको जानना, एक दूसरे की समस्याओं को जानना, मूल्यांकन करना मतलब होता है जानना। ठीक है, कि उनकी समस्याएं क्या हैं, एक दूसरे की समस्याएं क्या हैं और उनमें आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, ये भी इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, कि इसके जो सदस्य देश हैं, संगठन में जो भी सदस्य देश शामिल हैं उनकी एक दूसरे की समस्याएं क्या हैं, आपस में वो समस्याओं को देखना, उसका निपटारा करना और आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना। सार्क के जितने भी देश हैं उनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी और वैज्ञानिक जितने भी ये सारे जो क्षेत्र हैं उनमें आपसी सहयोग यानी कि ये सारे जो देश मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में। ठीक है, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे और एक दूसरे में सहभागिता देंगे मतलब कि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। इसके अलावा ये इन 8 देशों के अलावा और बाकी जो विकासशील जो देश हैं उनके साथ सहयोग को मजबूत करना यानी कि उनके साथ भी ये सहयोग करेगा। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना यानी कि इसके जो सारे जो देश हैं दक्षिण एशिया के जो सारे जो देश हैं उनकी आपसी हितों मतलब कि अगर एक निर्णय लेने से, एक डिसीजन लेने से इन 8 देशों का हित है, ठीक है, उनका भला हो रहा है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय मंच का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि जैसे कि यूएनओ हो गया। ठीक है, तो इस जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहां पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना कि अगर एक देश कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि ये होना चाहिए
और उससे बाकी जो सार्क के जो देश हैं उनका भी हित है, तो वहां पर उन सारे सार्क के जितने भी सदस्य देश हैं उस एक देश का उन्हें सहयोग करना होगा। ठीक है, और इसको मजबूत बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। ठीक है, जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि देखिए यूएनओ देखिए, ठीक है, और बाकी जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो क्षेत्रीय संगठन है बाकी, जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया, अफ्रीकी संघ हो गया, अरब लीग हो गया, बाकी ये सारे जो संगठन है उनके साथ अगर समान उद्देश्य है, समान लक्ष्य है, तो उनका सहयोग करना। ठीक है, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्क और इसका महत्व। इस सार्क का कितना महत्व है, ठीक है, ये जानेंगे हम। तो सार्क जो है वो सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है, यानी कि जो पूरा जो विश्व का जो पूरा पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका 3%, केवल 3% जो है वो सार्क देशों के पास क्षेत्रफल है। यानी कि जो 8 सदस्य देश इसमें शामिल हैं उसका 3%, पूरे विश्व का जो इतना भी क्षेत्रफल है उसका 3% इन 8 देशों के पास है। ठीक है, ये इसका बहुत काफी बड़ा महत्व है। और विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। ठीक है, पूरी जो विश्व की जितनी भी जो आबादी है, जितनी भी जो जनसंख्या है, उसका 21% जो है वो सार्क में लोग रहते हैं। ठीक है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की जो हिस्सेदारी है वो 3.8%, यानी कि 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। पूरी विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसका 3.8% यानी कि 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो सार्क की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा, काफी बड़ा महत्व है इसका। ठीक है, तालमेल बनाना, यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाई क्षेत्रों में से एक है। इसका सार्क जो है उसका एक महत्व ये भी है कि यहाँ सार्क में जितने भी जो देश शामिल हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, या ये जो सारे जो देश हैं वो क्या है कि बहुत ही आबादी वाले, घनी आबादी वाले हैं, कि बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका काफी ज्यादा महत्व है। इसके अलावा उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, आप भारत को ही देख लीजिए कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे ही नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे क्या है कि काफी उपजाऊ क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये भी इसका काफी महत्व है इसका। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान है। सारे जो सार्क के जो देश हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये जो सारे जो देश हैं इनमें एक सी राजनीति पहलू है। ठीक है, और संस्कृति भी लगभग एक समान ही है, भोजन भी एक समान है, परिधान, परंपरा, ये सारे जो है वो एक समान है। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए भी सार्क का कुछ ज्यादा ही महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक है। ये जो सारी चीजें हैं तो एक दूसरे में तालमेल और सहयोग, यानी कि जब क्या होता है कि दो लोग एक से होते हैं तो उनके बीच ज्यादा तालमेल और सहयोग होता है ना। अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लोग होते हैं तो उनमें क्या होता है, वाद विवाद होता है। लेकिन सार्क में जितने भी जो सदस्य देश शामिल हैं उनकी संस्कृति एक सी है, उनकी संस्कृति एक सी है, राजनीतिक मामले भी एक से हैं, परंपराएं, परिधान, भोजन, जितने भी जो सारे मुद्दे हैं वो एक समान है। इसीलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। तालमेल और सहयोग में भी ये लाभदायक है। नेक्स्ट है समान समाधान। सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं, जैसे कि गरीबी, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन। ठीक है, समान समाधान है मतलब कि सार्क के जितने भी जो सदस्य देश हैं
उन एक जैसी ही समस्याएं यहाँ पर हैं, जैसे कि भारत, भूटान, पाकिस्तान, जितने भी सार्क के जो देश हैं वहाँ पर गरीबी है सब में, ठीक है, शिक्षा का अभाव है, कुपोषण है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं यहाँ पर, और बाकी आंतरिक संघर्ष भी है, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, यानी कि औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, ये सारी जो मुद्दे हैं, जो समस्या है, वो एक जैसी है सारे देशों में, इसीलिए एक जैसा इनका समाधान होता है। तो इस चीज से भी बहुत ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। निम्न जीडीपी एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, निम्न और जीडीपी मतलब जीडीपी जो है इन देशों की बहुत ही कम है, ठीक है, कम जीडीपी है इनमें, और कम सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि सामाजिक भी इसमें डेवलपमेंट नहीं है, आर्थिक विकास भी नहीं है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो सबकी एक समान है, इसीलिए समान इनके समाधान भी होते हैं, सॉल्यूशन भी सारे मिलकर निकालते हैं। तो इस वजह से भी इसका और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। इन सबकी समान समस्याएं हैं, समान समाधान भी हैं, समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं सार्क के जो सदस्य देश हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भी सार्क का जो महत्व वो काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सार्क की उपलब्धियां, कि सार्क ने कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्ति की है। अभी हमने देखे थे इसके उद्देश्य, कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे कि सार्क अपने उद्देश्य को पूरा कर पाया है क्या, सार्क के जो सदस्य देश हैं उनमें कुछ विकास कर पाया है, उनमें कुछ सुधार कर पाया है, या उनके विकास करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने कुछ कदम उठाए हैं या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है मुक्त व्यापार क्षेत्र, FTA, इसको इंग्लिश में FTA कहते हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया। वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है, यानी कि ये 1985 में बना था, ये काफी नया ही है, ठीक है। तो सार्क के जो सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया FTA स्थापित किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी, यानी कि इन्होंने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था, ठीक है। जितने भी जो सार्क के जो सदस्य देश हैं उनमें आपसी व्यापार हो सकेगा, ठीक है, फ्री में, इसमें कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, सीमा जो टैक्स होता है वो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया FTA स्थापित किया था, जिससे कि ये आराम से व्यापार कर सकें और अपना विकास कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है साप्टा, साउथ एशिया फेवरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था 1985 में, ठीक है। कब किया था? 1985 में, जिसका नाम था साफ्टा, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट किया था 1995 में, ठीक है। सार्क के जितने भी जो सदस्य देश हैं उनके मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। इन देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था 1985 में, ठीक है। उसके तहत ये बोला गया था कि जितने भी जो सार्क के जो देश हैं उनके बीच में जो व्यापार होगा उनको प्रोत्साहन देने के लिए, ये प्रोत्साहन देने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है, 1995 में। मुक्त व्यापार जो समझौता यानी कि ये जो साप्टा है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। मतलब कि जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो साप्टा था, इसका जो एग्रीमेंट हुआ था, बाकी सारी चीजों को इन्होंने छोड़कर सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं तक ही सीमित रखा था, ठीक है, कि वस्तुओं का जो व्यापार होगा वो फ्री होगा, ठीक, कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, इसमें ये कहा गया था। 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। 2016 तक सभी जो व्यापारिक वस्तुएं हैं उनका जो सीमा शुल्क है उसको कम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस,
सेटिस जो है वो सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में एक व्यापार करने के लिए गेट्स 3+ गेट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। यानी कि जो सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस सेटिस है वो क्या कर रहा है कि जो उदारीकरण के क्षेत्र में जो व्यापार है उसको करने के लिए गेट्स प्लस की सकारात्मक सूची को तैयार कर रहा है। ठीक है, ये भी इसकी एक काफी बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है सार्क विश्वविद्यालय। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई है। तो गाइस ये थी कुछ सार्क के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।